लास्ट इज डिसीजन चेक। आपने अपने टॉपिक्स देख लिए थे जो मैंने आप लोगों के लिए शेयर की थी पोस्ट के बिफोर 3 डेज एग्जाम आपको कौन कौन से टॉपिक फॉर एमसीपीएस रिवाइज करने चाहिए? हैव यू चेक दैट अतिया, सबीन? बिल्कुल कर लिए थे। ओके। अच्छा, जो मेरी ओपिनियन है ना एमसीपीएस के लिए, आप लोगों के लिए ना गाइनी ओब्स दोनों ही जरूरी है। ठीक है, 50-50% आपके एग्जाम में दोनों की वेटेज होती है। अनलाइक एफसीपीएस जिसमें गाइनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, या अनलाइक आईएमएम जिसमें ओब्स ज्यादा होती है, आपके 50-50% ही रहता है। ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया भी होगा पहले। अनफॉर्चुनेटली यू couldn't डू इट, तो आपको आइडिया थोड़ा सा होगा। और इसके अलावा हमने इतने सारे पास पेपर्स किए हैं तो उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि 50-50% पार्ट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट में सिर्फ गाइन उठा लो फिर 50% ओब्स रह जाएगी, है ना? तो आपने बड़ा स्मार्टली इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है। दैट्स व्हाई मैंने बिफोर 3 डेज ही वो चेकलिस्ट आप लोगों को पोस्ट कर दी थी। अच्छा, जो आज का सेशन है, अ, इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको अपार्ट फ्रॉम दिस कौन कौन से टॉपिक्स आपको इन कमिंग, आज 23rd है ना, 24 25 को एग्जाम है आप लोगों का, 27th ना? को। 27 को तो हाँ अभी 4 5 6 तो इजीली आपके पास 3 डेज है ना? हम्म। और 27 को भी सुबह है या शाम में है? सुबह। सुबह है। चलो, खैर है, लेकिन फिर भी 3 डेज बहुत 5 बजे। ज्यादा होती है। अगर आप 5 बजे 8 बजे, 8 बजे। सुबह, अच्छा मैं तुम सुबह में बुला लिया। 8। ओके, 8 o'clock, चलो फिर 27 को तो निकाल ही दो ना। हमारे पास ऐसा। आज का दिन भी निकाल ही दो, आधा तो गुजर गया। तो 24 25 26 है ना, बिल्कुल 3 डेज बचे। तो लेट्स लर्न कि ये 3 डेज हम हमें कैसे स्पेंड करने चाहिए फॉर इफेक्टिव रिवीजन। देखो, स्ट्रेस एग्जाम की होती है सबको, मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही थी, वो तो जेन्युइन सी बात है। कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें स्ट्रेस ना हो? लाइक मुझे देना पड़ता है ना एमसीबीएस एग्जाम, मुझे कोई बोल दे 27 को तुम्हारा अपना एग्जाम है, आई विल बी इन स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम देना आसान बात थोड़ी है ना? तो एग्जाम का मतलब स्ट्रेस है, लेकिन इट शुड बी मीडियम। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी उससे खराब हो। ठीक है, थोड़ी बहुत स्ट्रेस है तो इट्स ओके, लेकिन अगर ज्यादा है तो अब मेडिटेट मेडिटेट करो, और जस्ट ऐड सम पॉजिटिव वाइब्स कि आपने तो इससे पहले इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, वो भी तो पास किए हैं ना, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, जस्ट लाइक वन एग्जाम, है ना? जितने सारे तो पहले ही दिए हैं। और दूसरा, ट्रस्ट भी होना चाहिए इंसान को। आपने एफर्ट की है, तैयारी की है, अभी 2 3 महीने से तो मैं क्रैश कोर्स में आप लोगों के साथ हूँ, तो लाइक आई एम विटनेस ऑफ योर एफर्ट कि कितना आप लोग दिल से पढ़ रहे हो, एफर्ट कर रहे हो। लाइव सेशंस रिकॉर्डेड, डेली एक्टिविटीज, रैपिड, मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स, लाइक MR52 तक की बुक्स तो हमने छोड़ी थी। तो हमने कुछ लाइक ऐसा नहीं किया कि जिससे हमारा एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो। इतनी तो एफर्ट की है, बस ठीक है, इंसान एफर्ट ही कर सकता है ना, बाकी तो अल्लाह पे छोड़ दो। ठीक है, और ये तो अल्लाह का वादा है आपसे कि जितनी आप एफर्ट कर रहे हो आपको उसका सिला मिलता है, तो वाई यू आर वरीड? दो लोग परेशान होंगे, या तो जिन्होंने पढ़ा नहीं है या जिनको अल्लाह पे ट्रस्ट अस्सलाम नहीं है। अस्सलाम और वालेकुम मुझे डॉक्टर यकीन हिरा। है। लेकिन डॉक्टर हिरा, आपकी बातें दिल के ऊपर एक ठंडी ठंडी फुहार डाल रही हैं। नहीं, ऐसे देखो ना, एग्जाम से पहले ये लगता है ना कि क्या पता नहीं क्या ऐसा कोई हवा एग्जाम आएगा, तो ऐसा हाँ नहीं जी। होगा। अभी तुम लोगों ने देखा है, तुम्हारे साथ ही आई ने और एफसीपीएस ने तैयारी की, तुम लोगों ने उनकी पोस्ट हाँ एग्जाम जी। फीलिंग्स पढ़ी नहीं। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, मैं शेयर ना कर पाई, लेकिन इमीडिएटली अभी मैं करूंगी। तो वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर जी। साहब आपकी आवाज कानों में इको कर रही थी, और हमें तो लगा ही नहीं ये पेपर में है ना? एवरीथिंग यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अस, सेम एग्जैक्टली, टेक माय वर्ड्स। आप जी। एग्जाम देखे हो गए, यू विल बी राइटिंग दिस, मुझे पता है। इट हैज बीन सिंस 7 8 8 years हो चुके हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ ना अपने IIM MCPS और FCPS के स्टूडेंट्स को, तो मुझे हमेशा इस बात की खुशी होती है कि MCPS टॉप पे होती है। इसकी वजह पता है तुम लोगों अल्लाह को? करे। अल्लाह नहीं करे इस होता दफा है। भी
डॉक्टर हीरा मुझे हाँ। पता है आप इतना पढ़ाती हैं, इतना पढ़ाती हैं, इतना पढ़ाती हैं कि वो एमसीपीएस डॉक्टर के हीरा लेवल से आपकी भी आवाज ऊपर चला बहुत जाता कट है। रही है, भी ड्रॉप हो रहा है। आवाज सबके लिए कट रही है डॉक्टर आवाज। आपकी आवाज जो है ना, नहीं मुझे तो ठीक लग रही। मुझे भी ठीक आ आपकी रही है। आवाज भी हार्ट टचिंग है। तो कूंज तुम्हारा कितना प्यारा नाम है। तो एक्चुअली तो यार हो जाएगा इंशाल्लाह। और एमसीपीएस के साथ मैं बड़ी रूड और क्रूअल हो सकती हूँ इन दैट सेंस कि मैं पढ़ाती बहुत हूँ। तुम लोगों को कोई ऐसी चीज लाइक तुम लोगों को मैं एमसीपीएस एफसीपीएस का पेपर दे दूँ ना तो वो तुम्हें आता है, मुझे पता है बिकॉज मैंने वो भी कवर करा है। तो तुम एग्जामिनर की जो एक्सपेक्टेशंस होती है आप उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। और इसका साथ सबसे बड़ा फायदा तुम लोगों को जो होगा ना, अभी तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें उसकी देके होगा। लिटरली लिटरली लास्ट टाइम मेरे बैच में ना लाइक 50 स्टूडेंट्स थे एमसीपीएस के। आप सोचो कितने पास हुए होंगे। आप तो ऐसे सुनते हो ना कि एमसीपीएस का क्लिनिकल बड़ा मुश्किल होता है और ये तो उड़ जाता है, ये तो रिपीट करना पड़ता है। आप सोचो कितने पास हुए होंगे। आप बताएं। 42 तो एग्जैक्ट। तो मतलब ऐसे हैं कि जो हमारे सोशल मीडिया के पेज पे हैं विद देयर टेस्ट जो उनका जो ईमेल आती है उसके साथ 42। 50 में से 42 तो स्ट्रेट हमें मतलब हम विटनेस है इस चीज से कि उन्होंने एग्जाम पास किया। ठीक है। तो और ये तो बहुत बड़ा लाइक लास्ट टाइम इससे ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स पास नहीं हुए। लाइक 50 के बाद में 42 अगर क्लिनिकल पास करें, इससे ज्यादा परसेंटेज से कभी आईबीएम नहीं पास हुई और ना ही एफसीपीएस पास हुई। तो दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर अस। और हम सब के लिए भी बड़ा था कि यार ये हुआ क्या है। और इसकी रीजन पता क्या थी? तुम लोग वो स्टूडेंट्स थे जो थीरी से हमें फॉलो कर रहे थे, क्रैश कोर्स में हमारे साथ थे, फिर टॉक्स में हमारे साथ थे ना। तो बिल्कुल यू वर फुल्ली प्रिपेयर्ड लाइक एफसीपीएस। हमने जब टॉक्स के सेशंस भी कराए ना तो हमने एफसीपीएस भी साथ में कराए। और इस उस दफा पता है क्या हुआ? जो स्टेशन एमसीपीएस में रिपीट हुए ना वो एफसीपीएस के पुल से हुए। तो उनको तो पहले ही आता था, उनके लिए वो नए नहीं थे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि एमसीपीएस के साथ हम थोड़ा सा आई कैन बी क्रूअल के बहुत ज्यादा पढ़ाती हूँ, लेकिन इसका सही फायदा आपको ना उसकी में ज्यादा होता है कि यू नो एवरीथिंग। चलो तो अच्छी बातें हो गई अब। और ये चीजें ऐसे नहीं है मैंने छोड़ दी कि इनको मैं तुम लोग ट्रैक नहीं कर सकते। अब दुनिया सोशल मीडिया का दौर है। हाँ। पेज पे जाओगे एमसीपीएस का रिजल्ट देखोगे तो वो ऐसे लाइन लग जाएगी फीडबैक की और स्कोर की कि हैरान हो जाओगे। और इंशाल्लाह ताला द सेम विल हैपन विद यू। आप थ्योरी में तो आई नो यू आर वेरी सेफ, यू आर वेरी सेफ इन योर कमिंग ओस्ट एग्जाम एज वेल। सो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा एफसीपीएस वालों से एक्सपेक्टेशन ना एग्जामिनर की अच्छी होती है। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो लाइक कर दिया पास। लेकिन जब एमसीपीएस का बच्चा एक स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना तो दैट्स व्हाई फिर तो एग्जामिनर का तो मूड हो भी तो खराब अच्छा हो जाता है। तो इंशाल्लाह यू विल डू इट। अच्छा डॉक्टर हीरा एक बात तो बताएं, ये कि हमारे उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यानी सारे अटेम्प्ट करके आए? नहीं ये सारे काम करके आने, कोई नेगेटिव मार्किंग ना है तो एमसीपीएस में है ना एमआरसीओजी में है ना एमआरसीपीआई में, कहीं भी गाइनियोक्स के एग्जाम में नहीं है। ओके। अच्छा मैंने टॉपिक्स तुम लोगों को बता दिए थे, लेकिन फिर भी ये कुछ और टॉपिक्स हैं ये नहीं वही टॉपिक्स हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि आपने ये 3 दिन कैसे यूटिलाइज करने हैं। देखो एग्जाम से 3 दिन पहले ना बंदा वो चीज पढ़े जो भूल जाती है। लाइक मुझे भी कोई कहे ना पीयूएल का एल्गोरिथम मैं भूल चुकी हूँ, हालांकि मैं कोई 10 साल से पढ़ा रही हूँ। लेकिन ये इतना वोलेटाइल है कि बंदा भूल जाता है कि अगले स्टेप पे क्या करना है। जब सैट नजर नहीं आ रही और बेटा जी 66% राइज कर गया, फाल कर गया, स्टैटिक हो गया है, मतलब मैं भी यहाँ शेखी हो जाऊंगी अगर मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगी। तो आज से लेके लाइक 26 तक मैं वही टॉपिक्स आपको बताऊंगी जो जो डेफिनेटली अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फोगी रहेगा माइंड। तो प्लीज मेक श्योर ये टॉपिक्स बिल्कुल मिस ना हो, क्योंकि अगर इन 3 दिनों में ये टॉपिक तुमने रिवाइज कर लिया ना, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आया ना तो आपका ड्रॉप नहीं होगा। अगर इनके अलावा बाकी टॉपिक्स आया तो तुम कर लोगे, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं कि वो आपके माइंड में रहती हैं। एवरीवन नोज के लेबर की फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या, सेकंड क्या, भूलती थोड़ी है। नहीं भूलती ना, एचएमबी की मैनेजमेंट हमें नहीं भूलती, हमें ये पीयूएल भूलेगा। इसी तरह एक टॉपिक
भूलेगा कि सैक साइज क्या था और बीटा एसिडी का लेवल क्या था और मैनेजमेंट कैसे करनी थी। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम की फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन भूल जाएगी। मिसकैरेजेस की कट ऑफ भूल जाएंगे कि कब एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करनी है, कब मेडिकल करनी है, कब एमबीए करना है, कब इलेक्ट्रिकल करना है। अब मैं से पूछा था कि सर्जिकल एमबीए, एमबीए सर्जिकल ही है, सर्जिकल की टाइप है जो हम ओपीडी में कर सकते हैं, और दूसरी सर्जिकल वो है जो हम ओटी में करते हैं, अंडर एनेस्थीसिया, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एस्पिरेशन। एनीवे, अच्छा मोलर भूल जाता है यार, इसका फॉलो अब जाके खैर मुझे याद हो गया फाइनली, लेकिन आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट। मैं इसको भूलती थी और मैं आई विल मेक श्योर कि मैं एग्जाम से 3 दिन पहले तो इसको याद करूँ, मुझे भूल जाता था। और हुआ ये कि जब मेरा MRCB1 का एग्जाम था ना, और सोचो मैं कुछ 6-7 साल से पढ़ा रही थी, और जब मैंने 1 का एग्जाम दिया तो उसमें वो आ गई कैरोटाइपिंग कंप्लीट मोल की, और मैं भूल गई। लाइक इतनी मैं कंसिस्टेंट हूँ मोलर की चीजें भूलने में, और मैं बड़ी एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो जो चीज मैं भूलती हूँ ना, वो आप भी भूलोगे ऑब्वियसली इफ यू आर एवरेज लाइक मी। तो ये मोलर पक्का भूलता है, ठीक है, कि इसकी कैरोटाइपिंग भूल जाती है, कि इसमें डायस्पर्मी हो रही है, कौन सा अंडा खाली है, एवरीथिंग सच में इसको याद कर लेना। और आप लोगों के लिए सहूलत है ना, आपने तो बस अपने मॉड्यूल में जाना है, मीडिया में जाना है, और सारे फ्लैश कार्ड नाइसली यू कैन चेक। आपको अपनी बुक भी खोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ साइन करना है? ओके, मैं जस्ट एक मिनट। ओके, तो बस आप अपने बस जैसे आपने सर्जिकल रिवाइज करना है ना, तो B1 ओपन करके उसमें जितने कार्ड्स हैं बस वो देख लो, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह B2 में, B3 में, B4 में, B5 में, B6 में, वो सारे आपको इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे। और अगर आप रैपिड में हो तो वो सारे एक ही ग्रुप में मिल जाएंगे। अच्छा, एंटीनेटल केयर भी भूल जाता है, ये रिड्यूस फिटल मूवमेंट्स भूल जाता है। ये तो याद रहता है कि सीटीजी करनी है, लेकिन इससे पहले एक स्टेप आता है कि जब आस्कल्टेशन पे फिटल हार्ट रेट सुनाई ही नहीं दे रही, उसमें अल्ट्रासाउंड करना होता है। प्लीज 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 ये इसको जरूर रिवाइज करना, भूल जाता है। एसडीए का थोड़ा मुश्किल हो गया तुम लोगों के लिए, बिकॉज तुमने दोनों गाइडलाइंस पढ़नी है, और अभी जो FCPS IIM का पेपर हुआ है, उस जो गाइडलाइन थी वो पुरानी ही थी, नई से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी सेफ साइड पे मैंने तुम लोगों को नई भी करा दी है, और बहुत इजी करके बताई है वाइस नोट्स, तो देख लेना। ये ना तंग भी करती है इसके रिस्पेक्टर्स, मेजर माइनर मॉडरेट, तो इस पर थोड़ा टाइम लगाना है सीए पे। इसके बाद जैसे ओब्स कोली को कब डिलीवर करना है, डायबिटीज कब डिलीवर करना है, प्रीविया ब्लीड नहीं कर रहा कब डिलीवर करना है, अगर ब्लीड कर रहा है कब डिलीवर करना है, एक्रिटा कब डिलीवर करना है ना, आईओडी कब डिलीवर करना है, कब नहीं करना है, ये सारे टाइम ऑफ डिलीवरी आपने जरूर रिवाइज करना है, ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह स्क्रीनिंग टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट में से बीटा एसिड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, भूल जाता है, तो ये सारे आपने जरूर रिवाइज करने हैं 3 दिन में। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वैसे तंग नहीं करते, तुम लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट तंग करेंगे कि कंबाइंड टेस्ट में कितने मार्कर्स हैं और उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, क्वाड कब करना है, ट्रिपल कब करना है, ठीक है। और अगर ये नहीं कर पाए तो दूसरा सेकंड लाइन टेस्ट है MIPT है, वो कैसे इंटरप्रेट करना है, उसकी क्या प्रिरेक्विजिट्स या इंडिकेशन या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसमें से डेफिनेटली 5-6 क्वेश्चन तो आएंगे। और भूलोगे तुम डायग्नोस्टिक नहीं भूलोगे, तुम स्क्रीनिंग भूलोगे, ठीक है। तो ये जरूर रिवाइज करना। फिर मेडिकल मेडिसिन इतना तंग नहीं करती, लेकिन आई विल सजेस्ट कि ये जो यूकेमेक कॉन्ट्रासेप्शन है ना, जैसे डायबिटीज में यूकेमेक-1 कापर टी है, राइट, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, मैटरनल डिसऑर्डर्स के साथ आपने यूकेमेक-1 को जरूर रिवाइज करना है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, भूल जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ ना कार्डियक डिजीज में, कार्डियक डिजीज में कोई 10 कंडीशन हैं और उन सब की यूकेमेक डिफरेंट है, ठीक है, तो ये जरूर आपने देखनी है। अच्छा, लेबर केयर जरूर देखना, जैसे जैसे अस्थमा में आप नहीं देते कार्बोप्रास्ट, या हाइपरटेंशन में अर्पिट नहीं दे रहे, या कार्डियक में अर्पिट नहीं दे रहे, ये आएगा बिल्कुल। ये लेबर केयर मेटरनल कंडीशन में डिफरेंट हो रही है, स्पेसिफिकली स्टीराइड रिप्लेसमेंट करनी है अगर वो अस्थमा पे या लॉन्ग टर्म स्टीराइड पे है,
वो एडिनल क्राइसिस, ये चीजें आपने मैटरनल मेडिसिन के साथ को रिलेट करके एक दफा देखनी है, ये बाकी भूल चुके हैं, ठीक है। या फिर ये हाइपरटेंशन की वैल्यूज भूल जाती हैं, कब मैक्सल्फेट देना था। देखो मैक्सल्फेट मुंह उठा के नहीं देते अगर सिवियर हाइपरटेंशन में। सिवियर हाइपरटेंशन के साथ अगर कुछ और चीजें हैं जैसे हेडेक है, लाइक रिफ्लेक्सेस ज्यादा हो रही हैं, ओलिगोरिया हो रहा है, फिट्स पड़ने के प्रोड्रोमल फीचर्स हैं, हेडेक सिवियर, एपिगैस्ट्रिक पेन है, सिवियर आईयूजी आ रहा है, या विदाउट प्रोटीन यूरिया कोई सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है लैब में भी, तब तो ये भूल जाती है, ये भी देखनी है। डायबिटीज की वैल्यू स्पेसिफिकली, प्री कंसेप्शन टारगेट अलग है, ओजिडिटी डायग्नोज कैसे करना है, प्रेगनेंसी का डिफरेंट है, फिर मेंटेनेंस डिफरेंट है, फिर लेबर डिफरेंट है ना। तो ये वैल्यूज आपने जरूर याद करनी है, ठीक है। ओस्कोली माइल्ड मॉडरेट सवेयर कितने बाइलिसर्ट्स पे होती है, और फिर उसके आगे कब किसको कब डिलीवर करना है, किसमें अरसो देनी है, किसमें विटामिन के देना है, ये सब चीजें, ठीक है। सिर्फ जो बातें मैं बोल रही हूँ यही करनी है, और कुछ ना करना, भी यही भूलोगे तुम लोग। अच्छा फिर आ जाओ लेबर में। लेबर में मुझे पता डिलेज तुम नहीं भूलोगे, तुम्हें पता है अच्छे से सेंटो कब चलानी है और कब सेक्शन करना है, ठीक है। तो इसकी इमरजेंसीज आपको तंग करेंगी, और वो भी स्टेप वाइज, जैसे पीपीएच स्टेप वाइज एल्गोरिथम, ब्रीच का स्टेप वाइज एल्गोरिथम, इंडक्शन ऑफ लेबर की ड्रग्स स्पेसिफिकली, ठीक है। और इसके बिशप स्कोरिंग के साथ के हाउ यू विल कैलकुलेट बिशप स्कोरिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किस बिशप पे कैसे लेके चलना है, कब एरम करना है, कब सोलीज, वीबैक की परसेंटेजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वर्जन जरूर आएगा इसमें से, या कार्ड प्रोलैप्स है, आ, या रिटेन प्लेसेंटा है, ये तो दे लव इट। सेप्सिस 6 कैसे क्वांटिफाई करोगे, ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सी ड्रग सेफ है, जैसे डिप्रेशन में सर्ट्रालिन दे रहे होते हैं, प्रेगनेंसी में जो है फ्लॉक्सिटिन दे रहे होते हैं, ये वाली ड्रग्स भूल जाती हैं, और कौन सी ड्रग्स नहीं देंगी। और वैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग कब नहीं करानी, मैं इस पे एक कार्ड बना रही थी वैसे तुम लोगों के लिए, कि ब्रेस्ट फीडिंग ना एक्टिव हर्पिटिक लियन होना उसमें निकट, ये एग्जाम क्वेश्चन अभी आया था ना पेपर में, करा रही हूँ। और एचआईवी में नहीं करानी, ठीक है। और ना ही ये जो सिफिलिस की कंडीशंस हैं प्राइमरी, उनमें करानी होती, गॉट इट। एक्टिव हर्पीस पहले भी ये अपडेट नहीं हुई थी, अभी अपडेट हुई है गाइडलाइन 2024 में, कि अगर ब्रेस्ट पे एक्टिव हर्पेटिक लियन है ना, तो उस साइड से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी, और मिल्क में डिस्कार्ड करना है, बच्चे को नहीं देना, जैसे उसमें नहीं देते यूपीए टेकर पे। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन यूपीए लेगा, वो भी ब्रेस्ट फीड नहीं कराएगा, 1 वीक को एक्सप्रेस करेगा मिल्क और डिस्कार्ड करेगा, इसी तरह, ठीक है। जब तक उसके लियन हील नहीं होते, हर पीस के एक्टिव लिगन ऑन ब्रेस्ट, तब तक वो उसको नहीं ब्रीथ कराएगी उस साइड की ब्रेस्ट से। सेम फॉर सिफिलिस, ठीक है, सेम फॉर एचआईवी, गॉट इट, ओके। इसके बाद आ जाओ, स्कोर भूल जाते हैं, मुझे अभी भी कोई बिशप स्कोर बता कहे ना करने को, मैं नहीं कर पाऊंगी सच में, दिस इज टू मच वोलेटाइल। तो ये रिवाइज कर लेना, आज भी करना, कल भी करना, परसों भी करना, और इसके साथ ये मुझे पता है ये तीनों मिक्स होते हैं, पता नहीं क्यों, ये बिशप स्कोरिंग मिक्स करती हूँ, उसके साथ बायोफिजिकल मिक्स करती हूँ, और उसके फौरन साथ जीटीडी मिक्स कर देती हूँ, मतलब इनके स्कोर 0 1 2 3 है, 0 किसी में नहीं आता, 1 2 है, ये एपगार के साथ मिक्स कर देती हूँ, अभी भी करती हूँ। इट हैज बीन सिंस 6 7 years। तो जब मैं मिक्स करती हूँ तो तुम लोग भी तो करोगे ना, तो इनको आज भी करना है, बिशप बायोफिजिकल जीटीडी एपगार, इन तीनों को ना इकट्ठे रिवाइज करना जब भी करना। और इसी तरह थ्रोम्बोम्बोलिज्म के रिस्पेक्टर्स, आईयूजीआर के रिस्पेक्टर्स, जिसमें लोपरिन देनी है वो, जिसमें ओजीडी कराना है वो, ये सारे इकट्ठे करना है, ये भी भूलता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जो ओएचएसएस की ग्रेडिंग है ना, आई मिक्स इट विद हाइपरटेंसिव ग्रेविड, ये भी दोनों इकट्ठे करनी चाहिए। बाकी हाइपरटेंशन डायबिटीज याद रहती है मुझे लगता है तुम्हें भी याद रहेगी। सीटीजी मुझे मिक्स हो जाती थी, लाइक मुझे समझ नहीं आती थी सस्पिशियस नियन क्या अब नॉर्मल क्या पैथोलॉजिकल, इसको भी जरा इस लिहाज से देख लेना, बिकॉज सस्पिशियस है तो और इंटरवेंशन है, पैथोलॉजिकल है तो और इंटरवेंशन है, ठीक है। ओके यूरोडायनामिक्स, एक बस ये भूलती नहीं है, मुझे पता है ये भूलेगी नहीं, आई नो दिस, बट एक दफा रिवाइज कर लेना, ठीक है। अच्छा पीक स्कोरिंग करनी है, कब इसको एडमिट करना है इन पेशेंट, कब एम्बुलेटरी केयर करनी है, कब ओपीडी केयर करनी है, इस हवाले से। अच्छा इसके बाद आ जाओ ऑन्कोलॉजी पे, ये भी तो, ये तो खैर मुझे अब तो खैर याद हो गई लेकिन यार तुम
तुम्हें टफ टाइम मिलेगा इसका। मुझे लगता था कि पैरामेट्रियल कौन सी लाइक एंडोमेट्रियम में ये 3B में है तो सर्वाइकल में 2B में है, मैं इसको मिक्स कर देती, फिर इग्वाइनल लिम्फ नोड्स मिक्स कर देती थी, पेल्विक लिम्फ नोड्स मिक्स कर देती थी। तो मैं एज स्टूडेंट थी, तो ये ऑब्वियसली तुम लोग भी करोगे। तो अब मिक्स कब होगी ये, जब तक उसको रिवाइज नहीं करोगे अब। तो अब करके जाना है रिवाइज, ठीक है। ये स्टेजिंग में से 2-4 क्वेश्चन आए, 2-4 तो क्या, वही लास्ट पेपर में कुछ 10-12 क्वेश्चन थे स्टेजिंग से, ठीक है। तो ये अच्छे से करनी है। और ये 5 है तो कैंसर है, आज भी कर लो, कल भी कर लो, परसों भी कर लो, फिर ये पक्की हो जाएगी। बाकी तुम्हें फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन मुझे पता है वो नहीं भूलेगी, रिकरेंसेस नहीं भूलेंगे, लेकिन स्टेज और स्टेज वाइज ट्रीटमेंट भूलेगी। ठीक है। अच्छा, बाकी बैश और एसएच में ना टेबल ही काफी है, बस वही जो मैंने बना दी वो काफी है, वो भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। स्पेसिफिकली पेनिसिलिन एलर्जी को जरा देखना, सिप्लस में क्या हो गई तो क्या करना है, ठीक है। पेनिसिलिन एलर्जी वैसे जो सिप्लस 2024 आई है ना, सुन लो वैसे अभी वो, उसमें ना सबसे पहले तो उसको भेजना है सेंटर एलर्जी के, अगर वाकई ट्रू एलर्जी है टेस्ट कराना है। वो फिर डिसेंसिटाइजेशन टेस्ट बोलते हैं। अगर उसमें वाकई ट्रू एलर्जी है ना तो फिर सेपरेट जोन देनी है, अगर सेपरेट जोन से ही एलर्जी है तो फिर लास्ट रिजोर्ट में मेट्रोलाइट देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर गोनोरिया में सिफिलिस एलर्जी है तो फिर क्या करना है, एजिथ्रोमाइसिन ऐड करनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, पेनिसिलिन एलर्जी के साथ इसको देख लेना। और एंटीबायोटिक्स ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सी सेव है, स्पेसिफिकली ग्लमाइडिया के साथ, ये देख लेना क्योंकि उसमें डॉक्सिन ही दे रहे होते हैं। मेरा मतलब है फ्लैश कार्ड्स काफी हैं, बस इस एस्पेक्ट से देखना, इसी तरह ही तुम्हारे पेपर में आती हैं। HMB एल्गोरिथम तुम्हें आएगा, तंग नहीं करेगा आई बिलीव, लेकिन एमेनोरिया तंग कर सकता है। इसके डिफरेंशियल्स देख लेना कि लो हाइट अगर कम है और ब्रेस्ट नहीं बनी हुई तो कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करना है, और अगर हाइट ठीक है ब्रेस्ट बनी हुई है तो कौन सा। तो रिमेम्बर, अगर हाइट छोटी है, नो ब्रेस्ट, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो है वो FSH होती है। और अगर ब्रेस्ट बनी हुई है, हाइट ठीक है, तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड होती है फॉर यूट्रस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और ओवरऑल सारे मेजोरिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन क्लियोटाइप है, यूट्राइन एनोमली से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा स्टेप वाइज, वो आपको अच्छे से आती है। इनफर्टिलिटी तंग करती है, हाँ, बिल्कुल तंग करती है। मुझे याद है मेरी पिछली दफा ना ये IIM की उसमें आया हुआ था, PCO की पेशेंट थी प्रॉपर, और उसकी एल्गोरिथम से मैनेज करनी थी, और वो कैंडिडेट जो लाइक बाद में रोक्स के बाद आई तो कहती मैं भूल गई सारा एल्गोरिथम भूल गई, लाइक उसको याद ही नहीं रहा कि इसको 6 मंथ पे बुलाना है, 12 मंथ पे बुलाना है, टेस्ट कब कराने हैं, एक्सपेक्टेंट, एवरीथिंग आउट। ये होता है, ये भी होता है बिल्कुल। इनफर्टिलिटी एल्गोरिथम सफिशिएंट है द वे आई कवर्ड के PCOS में कैसे करने, एंडोमेट्रियोसिस में, मेल फैक्टर में कैसे, ओवेरियन फेलियर में कैसे, अनएक्सप्लेन्ड में कैसे, एजिंग में कैसे, सेम जेंडर मैरिजेस में कैसे। 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, अभी भी रोस्टिंग की। जेनेटिक्स से जरूर आता है, जैसे हीमोफीलिया आपको पता है ना, एक्स लिंक्ड है, थैलेसीमिया नहीं है, वो दोनों रिसेसिव हैं, कुछ डोमिनेंट हैं। इनकी पेडिग्रीज बना के एक दफा देख लेना, फिर भूल जाना, रटे ना मारना कि ये कैसे होगा कैसे होगा, पहले सिर्फ पेडिग्री 1-2 हाथ से निकाल लेना, रिसेसिव और डोमिनेंट की और एक्स लिंक की। और ये मेक श्योर जरूर करना, तुम्हें बताओ कि एक्सीलेंट कौन सा है और नॉन एक्सीलेंट कौन सा है। कंसेंट नहीं आती है MCPS में, लेकिन तुम्हें पता है इस बार MCPS में बहुत कंसेंटें आई हैं लेकिन MCPS में आता कभी आई नहीं, ज्यादातर ऑर्डर आ जाता है, वो तुम्हें आता ही है। बाकी अल्लाह अल्लाह पे के हवाले छोड़ो, क्योंकि 3 डेज में हमने कोई नया काम नहीं करना, कोई भी जो चीजें आप कर चुके हो सिर्फ आपने वो ही रिवाइज करनी है। कंसेंट आज तक कभी आई नहीं है तो बस नहीं आएगी। गुड वाइब्स। ओके, एलियन क्वेश्चंस आपने जब पेपर अटेम्प्ट करनी है ना वो स्किप कर देनी है, उनको आपने पहली अटेम्प्ट में नहीं करना, मैं आगे बताती हूँ डिटेल। इन 3 दिनों में बाहर का खाना नहीं खाना, घर का खाना खाना, बीमार हो जाओगे वैसे, ठीक है। नींद पूरी करके जानी है एग्जाम से पहले, कम से कम 8 से 10 घंटे सोने। और तुम लोग पता क्या करते हो, तुम कहते हो मैम ने बोला था 8 घंटे सोना है, तो पेपर अगर 8 बजे है तो 8 घंटे मेरे बनते हैं रात के 2 बजे। रात के 2 बजे सोओगे तो नींद आते आते तो 4 बज जाएंगे। स्लीप इंडक्शन का टाइम भी तो रखना है ना। और एग्जाम से पहले इतनी कुछ स्ट्रेस होती है, मैं कह रही हूँ आप 8+8 करो, इंडक्शन का टाइम भी 8 आवर रखो, ओके।
8 आवर बिफोर किताबें छोड़ के सोने के लिए लेट जाओ, तो पीछे आओ 2 से, तो 8 बजे सो जाना है। अगर 8 बजे सोने का माहौल बनेगा तो जाके रात 2 बजे नहीं जाएगी, ठीक है। फिर 8 घंटे पूरी होते हैं। और अगर अच्छी नींद नहीं है तो फिर पेपर देने जाना ही ना, फायदा नहीं है, क्योंकि सारा पेपर तो आपके दिमाग ने करना है। उसको सुकून ही नहीं मिला बेचारे को, उसने कोई लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करनी किसी भी चीज की। होएवर फिर भी नींद के मसले अगर जेन्युइन है, आती नहीं है, तो ना सोने से बेहतर है कि स्लिम डिजर ले लो, लाइक ऑर्डिनरी पल्पिटेशन है तो कोई एड्राल, थकावट है तो पीसीएम, लेकिन ये लास्ट रिजोर्ट है। नेक्स्ट, घर जाने से पहले तो अपनी रोल नंबर स्लिप जरूर ले जाना, और प्लीज प्लीज टाइम पे पहुंचना, बल्कि टाइम से पहले पहुंचना। आप लोगों को पता है ट्रैफिक का, और अगर आपने उबर वाले को बुलाना है वो फिर भूल जाता है ना, उसी दिन तो वो भूलता है। ये वाले मसले मसाइल फिर नहीं होंगे अगर पहले ही प्लान कर लो कि मुझे 1 घंटा या आधा घंटा पहले पहुंचना है। मार्जिन देके जाइएगा, ठीक है। साथ घर से जाने से पहले 2 पैराडोल की टैबलेट्स ले जाइएगा, सेकंड पेपर में थकावट हो सकती है। कोई कोल्ड सा सैंडविच बना के साथ ले जाना, भूख लगती है सेकंड पेपर से पहले, ठीक है। और बस 2 पीसीएम, पानी की बोतल, एक एक दो चॉकलेट रख लेना। अ, बड़ा वो होता है माइंड के लिए एकदम से ना, क्या कहते हैं, क्विक फीड है आपके माइंड की। बाकी वॉशरूम घर से अटेंड करके जाना प्लीज, ये अलग मुसीबत पड़ जाती है वरना। तो याद रहेगा, 8 घंटे नींद, नो ओवर ईटिंग, घर बाहर से कुछ नहीं खाना, सोना जरूरी है, टाइम पे पहुंचना जरूरी है, नाश्ता जरूर करके जाना है, चीजें अपनी सारी रेडी करनी है रात को सोने से पहले, ठीक है। सारे चेकलिस्ट मैंने बता दिए हैं 3 दिनों में क्या क्या रिवाइज करना है। और उसके बाद बस अल्लाह का नाम लो, पेपर स्टार्ट करो। ट्रस्ट में, ट्रस्ट में आपको आता होगा, ट्रस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर आप सोते नहीं हो, पहुंचते नहीं हो, खा के नहीं जाते, ये छोटे छोटे मसले टेक्निकल आ जाएंगे ना, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत रिड्यूस हो सकती है। इन इश्यूज को जिनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है वो तो करने चाहिए ना। और अगर टाइम पे जाओगे तो अपनी टेबल चेयर लैपटॉप इनको भी देख सकते हो कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है, तंग कर रहा है, चेंज करा सकते हो। पर जाओगी ऑन स्पॉट तो फिर और हपड़ दपड़, मतलब प्रोडक्टिविटी और जो 10-15 क्वेश्चन में पोटेंशियल होता है खराब कर देते हो इस इशू में। तो पहले जाना है, ठीक है। फिर स्टार्ट कर देना पेपर, इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको पूरा पढ़ के स्किप नहीं करना, उनको पहले ही स्किप कर देना है, ठीक है। क्योंकि पूरा पढ़ के भी स्किप कर रहे हो तो वो 2 मिनट ऐसे ही जाया हो गए, क्योंकि दोबारा भी अटेम्प्ट करोगे दोबारा 2 मिनट लोगे। शक्ल देखते क्वेश्चन की समझ आ जाती है कि नहीं आता, ये पता होता है बंदे को। इसके अलावा जो आपके बचपन है वो लीस्ट, एक्सेप्ट, कॉमन, बेस्ट, अप्रोप्रिएट, ये तब नजर आएंगे जब आप 2 दफा स्टेटमेंट पढ़ोगे, और आप इसको फिर जल्दी में ना छोड़ देते हो। टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, तुम लोगों का टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं होता, मतलब मेरे कोर्स स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं होता, वो बच्चे पहले ही पेपर देके आ जाते हैं, ये हिस्ट्री है मेरे स्टूडेंट्स की। हाउएवर फिर भी आपने इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, और जो नहीं आते वो एंड पे करने हैं, ठीक है। जैसे स्कोरिंग वाले थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, उनको तसल्ली से एंड पे करना, क्योंकि होता ही है कि तुम लोगों ने स्कोरिंग की, स्कोरिंग करने में 4-5 मिनट लगाए, और फिर जब आंसर पिक करना है तो फिर कहते नहीं बाद में देखूंगी, अच्छा वो फिर छोड़ दिया, तो 5-6 मिनट दोबारा लगाओगे तो 10 मिनट लग गए फजूल के। तो ये इंसान के नेचर है। तो फिर स्कोरिंग के क्वेश्चंस करने ही नहीं पहले टाइम में, पहले सारे वो करो जो आते हैं, फिर उनको तसल्ली से करो अकॉर्डिंग टू योर लेफ्ट ओवर टाइम, ठीक है। बजवर्ड्स एंड हिंट्स होते हैं क्वेश्चन में, वो बस आपने आइडेंटिफाई करने हैं, और यहाँ बहुत स्मार्ट अप्रोच करनी है। कुछ ना डिस्ट्रैक्टर भी छुपे हुए होते हैं जिनको आप बजवर्ड बना लेते हो, ठीक है। होता है ना, डिस्ट्रैक्टर को बजवर्ड बना के बैठे होते हैं। जैसे एक पेशेंट को पीपीएच हो गया और वो मल्टी ग्रेविड है, तो आपने क्या करना, आप होंगे मल्टी ग्रेविड है, वो डिस्ट्रैक्टर है। पीपीएच की मैनेजमेंट स्टेप बाय ही है, चाहे मल्टी है चाहे नल्ली है ना, मसाज से शुरू करना है, तो ये डिस्ट्रैक्टर है। हाँ, अनटिल अनलेस शॉक है और एनेस्थीसिया कंसर्न्स है, फिर हम डेफिनेटिव पे आएंगे, या वो लिख देंगे डेफिनेटिव। एनीवे, अपनी चीज चेंज नहीं करनी। बहुत सारी स्टोरीज हैं कि मैडम हमें पहली टाइम में पहली को में क्वेश्चन सही किया और दूसरे में जब ओवर थिंकिंग की तो गलत हो गए। जो आपकी पहले की होती है ना, उसमें आपकी फर्स्ट कॉमन सेंस बड़ी काम करती है, सच में।
मेरा MRCPI का पेपर था, मैंने बड़ा अच्छे से हल कर लिया। और मैंने जिंदगी में कोई पेपर अगर पहले टाइम पे किया होगा ना, मतलब टाइम से पहले किया होगा ना MRCPI का था, तो मुझे इतना अच्छे से वो आता था। खैर मैं दूसरी पीरियड में मैंने वो RMI की स्कोरिंग में इतनी कोई ओवर थिंकिंग की, सारे क्वेश्चन मैंने खराब कर दिए। आई डोंट नो हाउ आई डिड दिस। पास तो मैं थी पर, लेकिन यार ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ये ओवर थिंकिंग खराब, बिल्कुल खराब है, ये नहीं करनी प्लीज। मैंने बोला है ना, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। आई नो मेजोरिटी स्टूडेंट्स एवरेज, तो उन एवरेज स्टूडेंट को तो मैं कभी ना ओवर थिंकिंग करो। पहली अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पिक कर लिया बस कर लिया, ठीक है। दूसरी में तुमने सही क्वेश्चन खराब करते हैं। और अगर आपको नहीं आता ना, तो दाएं बाएं करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे दाएं बाएं अब तो खैर ऑप्शन भी नहीं है, अब तो चीटिंग नहीं हो सकती। तो डोंट मेक assumptions। जो लिखा हुआ है बस वो लिखा हुआ है। तुम लोगों को पता है ना, बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है नॉर्मल होना। कोई बज़वर्ड ये है कि वो बता देंगे कि ये अब नॉर्मल है, वरना तो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल है। समझ आई मेरी बात? तो डोंट अज्यूम बज़वर्ड्स। बज़वर्ड्स नजर आते हैं, वो बज़ ही क्या जो नजर ना आए। ओके, बाकी बस स्टेप वाइज अपने एसपीएस करने हैं। इसलिए हमने पूरा क्रैश कोर्स ही इसी थीम पे सेट किया था कि पहली दफा पढ़ना है, पहली दफा हमें बज़वर्ड और डिस्ट्रैक्टर्स निकालने हैं, दूसरी दफा दोबारा पढ़ना है और आइडियल की इमेजिन करनी है, तीसरी दफा फिर ऑप्शंस पढ़नी है। अब पहली दफा ऑप्शंस पढ़नी है और अपनी आइडियल की के मुताबिक कोई भी जो की उसको मैच करती है वो आपने चूज करनी है। और अगर नहीं मिलती जो, तो फिर आपने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। ओके, तो देखो पहले आप, अच्छा क्वेश्चन वैसे लंबे होते नहीं MCPS में, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा ही लंबा है ना, तो लास्ट कैट से पढ़ो कि वो पूछेंगे कि बेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो फिर आप दोबारा शुरू से पढ़ोगे तो आपको पता है कि मैनेजमेंट पे फोकस करना है। तो इस तरह फोकस्ड होके पूरा स्टेटमेंट पढ़ती हो। तो अगर लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो लास्ट चीज से पढ़ो कि ये पूछ कर आएंगे। ये मुझसे पूछेंगे मैनेजमेंट, ये मुझसे पूछेंगे डायग्नोसिस, ये मुझसे पूछेंगे इन्वेस्टिगेशन, ये मुझसे पूछेंगे इनिशियल, ये मुझसे पूछेंगे बेस्ट, ये मुझसे पूछेंगे अप्रोप्रिएट। उसके बाद अगर आप पढ़ना शुरू करते हो ऊपर से शुरू से, तो फिर आप फोकस्ड होके पढ़ते हो। फिर आप फोकस्ड बज़वर्ड निकालते हो, फिर आप इग्नोर करते हो डिस्ट्रैक्टर्स। उसके बाद फिर इमेजिन करो आइडेंटिटी, और फिर उसके बाद ऑप्शंस पढ़ो और फिर उन चॉइसेस पे वर्क करो, प्रोसेस करो, ठीक है। आइडियल मिल गई तो अच्छी बात है, तो फिर नेक्स्ट आइडियल, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सक्लूड करते रहो। नेक्स्ट मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर एक कोई स्कोरिंग का क्वेश्चन है या कोई नहीं आता, उसको पूरा पढ़ के स्किप नहीं करना, उसको पहली दफा शक्ल देखते ही उसको स्किप कर देना। क्योंकि ये आप 2 मिनट के बाद भी स्किप ही करोगे, यू नो यू अबाउट योरसेल्फ। वो 2 मिनट जाया हो गए, फिर वो किसी और प्रोडक्टिव क्वेश्चन में लग सकते थे। तो देखो, जैसे ना ये इतना लंबा क्वेश्चन है, अब इसमें ये पूछना है कि नेक्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। अगर आपने पहले ये पढ़ा ना, इसके बाद आप सिनेरियो पढ़ोगे तो आप फोकस होके पढ़ोगे ना, कि मैंने मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्टेप बताना है, कोई बेस्ट या डेफिनेटिव पे नहीं जाना। तो ये माइल्ड से पोली है, सब चीजें नॉर्मल है, मेरा नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं होगा, चलो मैं की पढ़ती हूँ, कुछ ऐसा वैसा निकला इस जैसा तो मैं देख लूंगी, ठीक है। तो आ गया रिएश्योरेंस। इसी तरह यहाँ से अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होती है जो ये सिनेरियो दिया हुआ है ना, उसको इंडिविजुअलाइज करती है उसके सरकमस्टांसिस में, उस टॉपिक की अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट नहीं कि सबकी मैनेजमेंट तो मारीना है, HMB की तो इधर भी मारीना नहीं, मे बी इसको ब्रेस्ट कैंसर हो, इसमें अप्रोप्रिएट, इसमें वो फिर बज होंगे जिसके मुताबिक यू विल इंडिविजुअलाइज। तो अप्रोप्रिएट इज इंडिविजुअलाइज, ठीक है। जैसे वल्वल कैंसर, अगर चाहे मिड, अब देखो ना ये मिड लाइन पे 1 सेंटीमीटर है, विद इन 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अब कुछ भी हो, चाहे मिड लाइन है चाहे नहीं है, क्योंकि ये विरोकस है। तो विरोकस में हम करते ही नहीं लिम्फेडेक्टोमी किसी भी स्टेज पे, तो बाकी सारे डिस्ट्रक्टर हैं, ये साइज और ये इन्वेजन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं जिसमें डायग्नोसिस पूछते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं। अब डायग्नोसिस आपने शुरू में देखा, डायग्नोसिस आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना ही है ऐसे कि हमारा डायग्नोसिस बन जाए। यहाँ से देखो आप आराम से बना लोगे, पैरेटी है, पेन है, HMB। इस पैरेटी पेन HMB में सबसे पहले आपके दिमाग में ना एडिनो ही आना चाहिए,
वो बड़ा अच्छे से हल हो जाएगा, क्योंकि आपने स्टेटमेंट पढ़ी ही इसी माइंड से है कि मुझे डायग्नोसिस बनाना है। तो पहली लाइन पढ़ के पूरा पढ़ा करो। बाजुकात वो पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन पहले, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट पहले पूछती, तो आपने अब ट्रीटमेंट आपके दिमाग में है ना, तो आप ये फोकस्ड होके ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी टिप है कि अगर आप यहाँ से शुरू करते हो ना, तो ये वाली जो पूरी कहानी है ये बड़ी फोकस्ड हो जाती है, क्वालिटी रीडिंग हो जाती है पहली रीडिंग, दूसरी में और निखर जाएगी बात। और बी केयरफुल, दिस इज, अगर आप दो टू टू थ्री मंथ्स के क्रैश कोर्स के बाद भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बस बड़ो, आप रिमूव नहीं कर सकते डिस्ट्रैक्टर, और अब उल्टा करके आ रहे हो, ये बहुत जाती है, फिर टाई लगानी है हमने। ठीक है। तो अब ये सारा सिनेरियो भी एडिनोमाइसिस का, लेकिन अब वो पूछ रहे ट्रीटमेंट, तो हमने ट्रीटमेंट के हवाले से याद रखना है कि एडिनोमाइसिस में ट्रीटमेंट चूज करनी है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है मोस्ट लाइकली ट्रीटमेंट क्या होगी, तो वो हमें पता है माइरीना होती है। सेम टाइम सेम इन्वेस्टिगेशन पूछेंगे एडिनोमाइसिस की, तो हम इसी हवाले से पढ़ेंगे, हमें पता है ये प्रीवियस होती है पहले। क्रिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से आप बड़े अच्छे नंबर लेते हैं, और मेरे कोर्स कैंडिडेट्स तो बहुत ही अच्छे नंबर लेते हैं। जैसे ही देखो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में इन्होंने बोला है पेशेंट को ना हाइपर ग्रेवीज, वो है हाइपरथायराइडिज्म है, और वो भी लाइक यूथायराइड नहीं है, टैकीकार्डिया वेट लॉस है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या पेरिनेटल आउटकम, तो ऑब्वियसली हाई एंटीथायराइड ही देंगे ना हाइपरथायराइडिज्म। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सी एंटीथायराइड अच्छी होती है, पीटीयू या कार्बेमेज़ोल? पता है ना तुम लोगों को, कार्बी देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, देते हैं पीटीयू, या क्राइसिस में देते हैं पीटीयू, लेकिन उन्होंने पूछा पेरिनेटल आउटकम। अब ऑप्शन पढ़ लो, आप आपने कार्बेमेज़ोल देनी थी मोनोथेरेपी, ठीक हो गया। मेथिमेज़ोल मोनोथेरेपी नहीं देती, क्योंकि कार्बेमेज़ोल कन्वर्ट होता है मैथी में, हम मेथिमेज़ोल नहीं खाते हम कार्बी में, वो तो मेटाबोलाइज होता है बॉडी में जाके, इसलिए भी आउट हो गया। पीटीयू मोनोथेरेपी आउट हो गई क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर है। थर्ड ट्राइमेस्टर है वैसे, हाँ थर्ड। अच्छा, अब हम हमारे पास दो बेस्ट की आ गई है, कार्बी और बीटा ब्लॉकर के साथ, समझ आई। अब हमारे पेरिनेटल आउटकम देखना है। राइट नो पेशेंट को टैकीकार्डिया है, तो शुरू में शॉर्ट टर्म के लिए ना हम इसको बेटा ब्लॉकर देंगे। अब बेटा ब्लॉकर में दो मसले हैं, आईयूजीआर भी कराती है, एक तरफ आईयूजीआर होता है, दूसरी तरफ टैकीकार्डिया नहीं ठीक होगा जल्दी, और पेशेंट को टैकीकार्डिया, तो इसका मतलब बच्चे को टैकीकार्डिया, प्रीटर्म लेबर है ना। अब यहाँ क्रिटिकली आपने एनालाइज करना है कि अब दें आईयूजीआर के लिए बेटा ब्लॉकर, सॉरी अब बीटा ब्लॉकर का क्या रूल है, दो, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, आईयूजीआर और दूसरी तरफ ये कि टैकीकार्डिया को कैसे एड्रेस करें। एंटीथेराइड भी टैकीकार्डिया एड्रेस करेगी, इट विल टेक टाइम। सिम्टोमेटिकली बीटा ब्लॉकर अब हम दे सकते हैं शॉर्ट टर्म, अगर हम शॉर्ट टर्म देंगे तो ये नहीं होगा, और फायदा ज्यादा हो जाएगा पेरिनेटल आउटकम का। सी, दिस इज हाउ ब्यूटीफुली crafted this question they crafted, it was actually came in CPS ना। तो यहाँ फिर आपने थोड़ा टाइम लेना, और इन क्वेश्चंस के में टाइम तभी दोगे ना जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी की हुई होगी, द वे आई टोल्ड यू, ठीक है। जो ब्रेक का टाइम है वो स्मार्टली यूज करना है, कोई गॉसिप्स नहीं, किसी से नहीं पूछना उसका पेपर कैसे हुआ, ठीक है। और बस वो जो अपना ठंडा सा सैंडविच लाए थे वही खा लेना। वहां का खाना मत खाना प्लीज, और बहुत ज्यादा भी ना खाना, नींद आएगी। और बस गो लाइक with full confidence and with faith, and inshallah the day will be yours, and we will all, everyone from my family will pray for you। कहीं गिव अप करने का टाइम आए, वैसे 3 दिन तो बड़े डिफरेंस से गुजरेंगे ये, लेकिन इन 3 दिनों में आपने ना ये सोचना है कि आई एम वेरी क्लोज, मैंने इतना 2 साल की ट्रेनिंग की है, 6 महीने से मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैंने इन 3 दिनों में अच्छा परफॉर्म कर लिया ना, सिर्फ इन 3 दिनों में, ये जो मैम ने टॉपिक्स बताए हैं मैंने बस ये रिवाइज करनी है ना, तो वन डे आई विल वेयर माई गाउन, मैं कॉन्वोकेशन में मैंने जाना है, और कितना अच्छा लगेगा मुझे और मेरी फैमिली को कि मैंने ये एग्जाम पास करेगा फर्स्ट गो में या अर्ली, ठीक है। वो अच्छे फीलिंग्स आएंगे तो देन यू विल स्ट्रगल
फॉर एवरी मोमेंट, गिव अप नहीं करोगे। तो अभी मेरी ना MRCG 2 की एक लड़की थी, 3rd अटेम्प्ट में वो पास होगी। अच्छा, स्कोर था उसका 74। ऐसे MRCG 2 में ना स्कोर अच्छा होता है, 66 पे पास होना था, शी स्कोर 74। पहले भी वो 1-2% से रह जाती थी, कभी 64 पे कभी, और अब उसने 674 लिया है। तो मैंने उसे बोला अपनी ना कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी देखो ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों। तो उसने एक लफ्ज लिखा अपनी स्टोरी में कि अगर लाइक आपको लगे ना सिचुएशन हार्ड है, तो यू आर हार्डर। मैं बोला दिस एग्जाम इज हार्ड, बट यू आर हार्डर। आप उससे भी ज्यादा हार्ड हो। तो दैट वाज मेरे लिए चैलेंज था। मैं 2 दफा इसको फेल किया, तो मेरी इज्जत का सवाल था ये पास करना, एंड विल मेक इट, और शी डिड इट। तो आपकी विल पावर से कोई चीज ज्यादा बड़ी नहीं है। बस दुनिया को तो कोई पेपर बना नहीं है एटलीस्ट, सच में। अगर कोई दुनिया में ये पेपर पास कर जाए ना, तो आप भी कर सकते हो। किस चीज में तुम लोग कम हो? मतलब सोचो जरा ना कि कितनी ब्लेसिंग है। अगर तुम लोग अभी एग्जाम दे रहे हो तो ऑलरेडी यू हैव आपने MBBS किया, अगले एंट्री टेस्ट किया, MBBS किया, हाउस जॉब की, ट्रेनिंग में इंडक्शन मिली, आपने थी, आप लास्ट मुकाम पे पहुंचे हुए हो। आप इतने प्रिविलेज हो, आपने इतने मुश्किल काम किए होंगे, आप तो बिल्कुल क्लोज हो अपनी मंजिल के। ये भी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आप जैसे लोग कर चुके हैं, और क्योंकि आपको पता है कि आप किसी से कम नहीं हो। ठीक है? तो अल्लाह ने हर एक को यूनिक कैपेबिलिटीज दी है, और इंसान की सबसे जो बड़ी अच्छी बात ये ना, वो अपने आप को स्ट्रेच कर देता है। मतलब आप किसी भी कितना भी, कोई दुनिया में कोई ऐसी मुसीबत नहीं है जो अल्लाह ने बनाई और इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। सच में ये इंसान के अंदर सलाहियत है। ये तो कोई एग्जाम नहीं है MRCG का या MCPS का। दुनिया के जो टफेस्ट एग्जाम है जिनमें स्कोरिंग 0.1% है, वो 0.1 पे तो कोई इंसान ही कर रहा है ना। और यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए। अगर दुनिया में कोई इंसान कुछ कर रहा है ना, तो ये आपके लिए वो बात चैलेंजिंग बात है कि वो कर रहा है ना, तो मैंने भी करना। ठीक है? मुझे तो ये बड़ा अच्छा, मुझे तो इससे बड़ा वो फील होता है कि कोई कर रहा है तो व्हाई नॉट मी। लाइक आई एम मदर ऑफ 3, स्पोर्ट्स मुझे कोई खास है नहीं फैमिली से। हाँ, मैं ढेर थोड़ी ज्यादा हूँ, और आई वाज वेरी मीडियोकर स्टूडेंट। देख लो फिर, अल्हम्दुलिल्लाह 800 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं, लाइक दे FCPS एंड FCPS, जो लाइक दे हैव पास देयर एग्जाम, मतलब इन माय कोचिंग। और मेरा खुद नहीं निकला था FCPS पहले अटेम्प्ट में। लेकिन 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 आप इसको पॉजिटिव पे तो ले सकते हैं ना, कि भाई जब कोई कुछ कर रहा है तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर किसी ने कोई काम किया है ना, तो वो तो मैंने करना ही है। ठीक है? क्योंकि मुझे भी तो अल्लाह ने बनाया। अब मेरे को स्पेसिफिक मेरे रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं कि मैं नहीं कर सकती। अल्लाह मैंने तो बोला है दुनिया तुम्हारे लिए, जाओ एक्सप्लोर करो, बस ठीक है। और अगर कोई आपको डाउन करता है, मैं मैं लाइक सच में बताऊं, आई स्टार्टेड टीच मैंने टीचिंग स्टार्ट की ना, तो खैर कोई पढ़ाता नहीं था, ऑनलाइन तो था ही नहीं कोई कंसेप्ट। एंड तब मुझे लोग कहते तुम ट्यूशन पढ़ाती हो, तुम अच्छी भली लैप्रोस्कोपिक सर्जन थी मैं तो, एंड आई वाज इंडक्टेड इन सुपर स्पेशलिटी। तुम ट्यूशन पढ़ाती हो, तुम ये फलाना ढमकाना। हाँ, मैं कहा हाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ठीक है। और उस दिन उन्होंने मुझे बोला यार तुम तो ट्यूशन पढ़ा रही हो, मेडिकल को तुमने ट्यूशन बना दिया फलाना। अब वो खुद ही पढ़ा रही, एंड दे स्ट्रगलिंग इन इट। लेकिन मैंने तो कभी नहीं ना राइट देखा ना लेफ्ट देखा, मैं सिर्फ सामने देखती हूँ। इतने सारे लोग इस मेरे लाइक इस करियर में, 8 साल के करियर में लोग आए, बहुत अच्छा मुझसे पढ़ाने वाले आए। बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ बोला, लेकिन मैंने कभी किसी को ना पीछे मुड़ के देखा, ना राइट देखा, ना लेफ्ट देखा। किसी ने कोई कमेंट भी नहीं किया। वाई टू किल माई टाइम। मैं सिर्फ आगे देखती हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या करना, बाकी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तो यार, ये मोटिवेशन होनी चाहिए। ठीक है? और सबसे अच्छी चीज है कंसिस्टेंसी। कोई काम कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी से करो, डेफिनेटली यू विल डू इट। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। ठीक है? अगर मेरे स्टूडेंट हो तो फिर तुमने गिव अप नहीं करना कभी भी। ये तो एग्जाम है, तुमने तो जिंदगी में किसी मुकाम पे नहीं करना। ठीक है? ओके, चलो। सो ये जो चेकलिस्ट बताया गया, सच में ये सच में तुम्हें मैंने दिल से बना के दी है।
ये इसको ऐसे ही करना, ये वो प्रोबेबल एरियाज हैं जहां अगर तुम इन 3 दिनों में रिवाइज कर लोगे ना तो 30% तुम अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट करोगे उन लोगों से जो इन 3 दिनों में अदर देन दीज टॉपिक कुछ और रिवाइज करें। ठीक है, ओके, अब शुरू हो जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, जाते जाते एक बार एक एक क्वेरी है मेरी छोटी सी। बड़ी सी कर लो, चलो। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रात को मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि एमेनोरिया के साथ आती है पेशेंट और वो उसको 10 साल पहले टीबी हुई है, तो हम चेस्ट एक्सरे क्यों करवाएंगे अब स्टेप वाइज? नहीं कराएंगे चेस्ट एक्सरे, कुछ भी नहीं कराएंगे। सोचो जरा, द वे आई टोल्ड यू कि सबसे पहले उसको एमेनोरिया है, वो हमारे पास इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आई है या एचएमपी नहीं, क्लिनिक में आई है या चेस्ट क्लिनिक में आई है? इसीलिए ना, लेकिन वो हुई भी थी की जो है उसकी मार्क चेस्ट एक्सरे पे है, हमारे ही पेपर्स में आपने की हुई है, इसीलिए तो मैं भी वो थी कि वो एमेनोरिया के साथ आई है। और इसी तरह आपने कहा था नो नो कि नो वो अगर नो हमारे नो नो, पास आई है की तो को भूल। नहीं, की तो मैं काफी अंदाज से तुम्हें बता दी, एक ही क्वेश्चन की काफी सारी की। सुनो मेरी बात, अगर पेशेंट को एक्टिव टीबी है ना, एक्टिव टीबी है तो आप चेस्ट एक्सरे से स्टार्ट करोगे। ठीक अगर एक्टिव ठीक है, नहीं है तो फिर आप टबरेक्लिन टेस्ट कराओगे। लेकिन अगर आपके पास इनफर्टिलिटी क्लिनिक में आएगी ना तो आप लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट कराओगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके पास जेनेटो यूरिनरी टीबी के साथ आई है ना, आप टीवीएस स्कैन कर कराओगे। तो आप खुद ही सोच लो। और दूसरी बात है कि जब जब एमेनोरिया होता है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को एशरमैन हो चुका है, फिशरमैन हो एंडोमेट्रियम दबा चुका हो है, चुका है। हाँ, तो बिल्कुल उसके लिए सेरोस्कोपी कराओगे। ऐसा तो ही है। मुझे भी यही समझ लग रहा गए? था, बस वो उसकी की वजह से मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी। नो 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 नो, वो अब देखो वो की बोल तो नहीं रही, बोल तो मैं रही हूँ ना, पीछे इतने सारे सेशंस लिए हैं, इतनी अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं हम्म चीजें। भाई मैंने आपको बोला था आपने नहीं पढ़ने पेपर, ये वो टाइम ही नहीं है, आपने वो मॉड्यूल वाइज अप्रोच पे जाना। कर तो मैं वही रही ठीक थी, है, बस वो बंदा कभी कभी बोर होके कहता ना नहीं अच्छा ये नहीं, पेपर भी देख नो नो लो, नो, वो पेपर्स तो वो इसलिए शेयर किए थे ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि इस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट हाउ टू बेस्ट अप्रोच देम वो हमने मॉड्यूल वाइज हर हर चीजें जैसे अंदाज में की हैं कि ये होगा तो ये होगा तो ये ऐसे करती क्या हैं। डॉक्टर और दूसरी बात है जी, हम्म, डॉक्टर हीरा एक दफा जी दो बंदे बोल पड़े। डिसाइड कर लो आप। मैं अच्छा मैं ही बोल पड़ती हूँ। डॉक्टर अच्छा हीरा, ये डॉक्टर जो हीरा आप वीटी कंटिन्यू करें। मैं करती हूँ तुम्हारा हाल, आज एक को मैंने कर दिया म्यूट। चलो साइडा आप बोलो पहले। हाँ जी, डॉक्टर हीरा, मैंने ये पूछना था कि जो हम वीटी स्कोरिंग करते हैं, ठीक है? और वो एक तो हम्म, काफ़ी ज़्यादा वो हैं, वो चलें वो बंदा याद कर लेता है, रट भी लेता है, लेकिन वो आखिर में आके तो समझ ही नहीं आती कि ये पोस्ट ऑपरेटिवली उसको 10 डेज़ के लिए कब देना है और उसको 6 वीक्स के लिए कब देना है। मतलब कभी वो 10 नहीं डेज़ आएगी, आ जाता है, उसकी कभी भी वो स्कोरिंग है। नो 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 नो, उसकी भी तो स्कोरिंग है, ऐसा थोड़ी। जैसे 60 एज का स्कोर है, मोर देन 30 मिनट की सर्जरी उसका स्कोर है, कैंसर का स्कोर है, सारे स्कोर जमा करो। ये आपने किधर दिए हुए हैं ये वाले स्कोर B1 ये B1 मतलब B1 B1 ओपन करो ना। अच्छा, अच्छा, ठीक है। इससे कि जब पहले मैंने एक दफ़ा एग्ज़ाम दिया था तो तब थे कि मतलब अगर कोई स्पाइनल सर्जरी है ज़्यादा घंटों की तो उसका तुम 5 लोगों का स्कोर है। इस दफ़ा मैं मुझे तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ये नहीं आने वाला तुम्हारे पेपर में, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें देखना है तो B1 में देख लेना। ठीक है। मुझे बस इसी की टेंशन हो रही थी कि कर के पागल हो गए। फिर भी ये नहीं समझ आती कि ये मतलब अब नहीं नहीं, कब स्कोर से मैं तुम्हें टाइप कर देती हूँ स्कोरिंग। खैर मुझे मुझे अभी करा रही थी, मैं भूल गई हूँ। बिल्कुल जैसे तुम भूल जाते हो ना, मैं भी भूल जाती हूँ। अब जाके मुझे बीटी की स्कोरिंग याद हुई है, वैसे वो भी ओब्स की, गायनी की मैं भूल जाती। मेरा पेपर हो गया ना 3 दिन के पहले, तो मैं जरूर इसको रिवाइज करूंगी और बस फिर मैं भूल जाऊंगी। अच्छा। डॉक्टर हीरा एक चलो, दफा जीटीएन की स्कोरिंग बता दें। जीटीएन की स्कोरिंग उसमें बस मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, जो प्रीवियस उसका बीटा एचसीजी का 10-3 10-4 10-5 है, वो करके मैं भूल गई हूँ कि वो किस तरह से हमने करना था कि 0 पे अगर 10-3 है मैंने तो उसका 10 निमोनिक बताया था, एक निमोनिक जी। बताया था, उसके साथ करोगे तो शायद याद हो जाए। अगर उस निमोनिक से भी याद नहीं होता है ना तो फिर रट्टा मार लो।
करना, ये तो एफर्ट है ना शाज़िया, ये तो करना पड़ेगा स्कोरिंग। जी एक मैं दफा एक मैंने दफा ना अगर मैंने आपने माइक्रोप्रोस्टोल की स्कोरिंग याद कराई बच्चों को टेलीफोनिक नंबर से। बच्चों ने कहा मैडम वो टेलीफोनिक नंबर इतने मुश्किल है स्कोर। ओके इसका कोई मोटा सा वो एक ना वॉइस नोट नहीं हो सकता कि जितने हमारे कोई आने 4 5 10 12 उसका कितने पोस्ट ऑपरेटिवली कितने डेज के लिए 10 डेज के अगर हम सारों का लिख लें फिर। ओके सॉरी, मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो ये वही बात, स्कोरिंग पे थे। बस स्कोरिंग है ना, 3 दिन में हो जाएगी स्कोरिंग याद। और सच में बताऊं, इन 3 दिनों में तुम्हें लगेगा तुम्हारा कोई नेक्स्ट वर्जन आ गया दुनिया में। इतनी अच्छी स्पीड होगी चीजें रिटेन करने की, सॉल्व करने की। तुम यू विल बी स्टॉनिश्ड बाय योरसेल्फ। लाइक इन 3 डेज में ना, मैं कहूँ ना, तुमने कोई बड़ा मुश्किल टास्क दे दूं, तुम उसको डिकोड कर दो। ये जो 3 दिन है ना, ये बड़े गिफ्टेड है। इसमें बस स्ट्रेस नहीं लेनी, इसमें बड़ा इत्मीनान से सुकून से आपने लाइक रहना है। टैकिकार्डिया नहीं होने देना। बस वो इसके ना यही है कि बस नमाजें पढ़ो, अल्लाह से कनेक्शन अच्छा करो कि लाइक इतनी एफर्ट की है आपने। तो बस ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी अगर बिल्कुल इस तरह कंफर्ट फेज में आके ना माइंड को यूटिलाइज करोगे। इट विल वर्क फास्ट, सारी स्कोरिंग आ जाएगी। अच्छा ये बताएं कि लेप्रोस्कोपी है हमारे उसमें डोमेन में, रिवाइज करें उसको या उतना ही करा बस रहने लेप्रोस्कोपी, दें? नो 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 नो, लेप्रोस्कोपी है, लेकिन डायग्नोस्टिक तक ज्यादा आएगी, थेराप्यूटिक तक थोड़ी कम आएगी। ठीक ठीक है। हो गया। अच्छा एक पॉइंट अगर किसी को भी खैर से यानी ग्रुप में से भी याद है तो अगर आपके अलावा भी कोई आंसर करे तो, अगर आपको जो हमारे पास टमोक्सिफिन यूजर्स थे उसमें हम एचआरटी नहीं देते और हम देते हैं उसमें एसएसआरआई भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड थे ना, एसएनआरआई हम्म, देने हैं ना? नहीं, अगर हाँ, टिमोक्सिफन यूजर में ऐसा नहीं देते, एसएनआई वेनलाफ्लेक्सिन देते हैं। नो फ्लोक्सिटिन, नो फ्लोक्सिटिन। और अगर वो हाँ भी जी, और ऑप्शन में ना हो तो क्लोनिडिन फिर पे, कार्बापेंटिन देते हैं या फिर वो देते हैं क्लोनिडिन। क्लोनिडिन। हम्म। ठीक हो गया, बस ये मुझे चीज करी थी तंग। ठीक है जी, चलिए चलें, थैंक यू डॉक्टर। ऑल दी बेस्ट। अच्छा हाँ, मैं भूल गई, सभी ने याद करा दिया। ओसीपीस के जो यूके मैक है ना, बस यूके मैक करने हैं अच्छे से, मिस्ड पिल और यूके मैक, और इसके साथ एचआरटी की कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ट्रांसडर्मल एचआरटी। मैं इसको लिख ही लेती हूँ। मैं हमेशा लाइक सोचती हूँ, मैं लिखूंगी मैंने। अभी अभी लिखो 3 डेज की चेकलिस्ट में। ओसीपी विद एचआरटी दोनों मिक्स हो जाती हैं और दोनों बहुत डिफरेंट है। ठीक है। ओसीपी में मैं इसको जरा स्क्रीन शेयर कर दूं। एमसीपीएस के लिए दे लव इट। ओसीपी, अब तुम लोग तंग आ जाते हो एचआर, अब तुम लोग ना ओसीपी एचआरटी एक ही है, ये दोनों की कॉन्ट्राइंडिकेशन एक नहीं है एक जैसी। इसमें मेरा एक वॉइस नोट भी था डिटेल में, मैं दोबारा देखती हूँ। इसमें मैंने कंपाइल कर दिया था कि जो यूके मैक 4 है ना ओसीपीस की, वो कौन कौन सी है, क्योंकि ये भूल जाती है। तो अगर तुम यूके मैक 4 ओसीपीस की याद कर लोगे और प्रोजेस्टेरॉन की, तो एक्सक्लूड करके 3 तो निकाल ही लोगे, क्योंकि 4 तंग करती है। ठीक है, तो ये जरूर करना है, ये वाला, ये भी भूल जाता है। ठीक है, चलो, ओके, बस यही यही टॉपिक्स हैं, ये भी कर लो, बहुत बड़ी बात है। और ये कर लोगे तो 30% एग्जाम क्वेश्चन तुम ठीक करके आओगे, वरना प्रोबेबिलिटी है कि तुम गलत करके आओगे। और तो 75 के मैडम होते हैं मार्क्स।
हाँ डॉक्टर हिरा, तो फिर हम इन 3 डेज में सिर्फ आपके रिकॉल से जो मॉड्यूल वाइज सेशंस हैं, जो भी आपने हमें टॉपिक्स बताए, उन्हीं को हम दोबारा से रिवाइज करते जाए ना? हाँ, उनको डबल स्पीड पे सुन लो, एक काम करो, ठीक है। लेकिन जी लेकिन अगर वो कंप्रोमाइज करने हो और ये कंप्रोमाइज करने हो, तो ये कंप्रोमाइज नहीं करना। दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। ये जो मैंने चेकलिस्ट दी है ना, लास्ट जी डेट ऑफ टास्क, ये पहले करनी है। उसके बाद आप फिर देख लो मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स, जैसे लेबर कर लो, ऑन्कोलॉजी कर लो, कॉन्ट्रासेप्शन कर लो, इनफर्टिलिटी कर लो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा तंग करते हैं। बाकी तुम्हें आते होंगे, मतलब उसमें सिलेक्टिव तो कर लो ना मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स में से। ठीक है, लेकिन मैडम फिर जो आपके ये पास पेपर्स हैं, ये सारे स्टूडेंट्स इनको भी तो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और वो पास काफी पेपर्स भी good- तो मैंने कराए हैं, मैंने पास पेपर्स ही कराए हैं। एक्चुअली मैंने, अगर मैंने आपको लेबर के रिकॉल्स कराए हैं, तो मैंने सारे पास पेपर से निकाले हैं ना, वो सारे लेबर टुगेदर, जी 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 ऐसे ही है। और वो अच्छे से कराए हैं ना। क्योंकि पास पेपर में अभी देखो सबीर ने बोला कि वो एमेनोरिया में आपने क्या लिखा हुआ चेस्ट एक्स रे, हालांकि हमने उसको एक्सप्लेन किया है कि व्हेन टू चूज चेस्ट एक्स रे अगर वो एक्टिव टीबी के साथ आई। गॉट इट। ओके ओके तो ये सारी जी जी डिटेल पास बिल्कुल पेपर में तो नहीं है, वो तो मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स में। जी ऐसे ही है डॉक्टर हिरा। आपका कोर्स फॉलो करके जब मैंने पास पेपर्स किए तो काफी सारी कीज मेरी खुद ब खुद ठीक हो गई थी। बस अब आपने पहले ये लास्ट डे टास्क करने हैं, दूसरे नंबर पे पास मॉड्यूल वाइज रिकॉल्स में से लेबर, ऑन्कोलॉजी, कॉन्ट्रासेप्शन, एचएमडी, ये जरा टाइम पहले कर लेना, टाइम बचे तो फिर बाकी मॉड्यूल्स कर लेना, ठीक है। जी ओके थैंक यू। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द दुआ बेस्ट। करनी है हमारे लिए, अच्छा आपने भी। कैसी बात कर रहे हो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके मुझे लगता है ओके मैडम ओके, हमसे ज्यादा आप दुआ करेंगी हमारे लिए। भाई मैं क्यों नहीं करूंगी भाई। दूसरा हम सब भी एक दूसरे और के लिए सभी, दुआ करेंगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। आई एम वेरी एक्साइटेड कि तुम लोग जल्दी जल्दी पास हो जाओ और हम फिर स्टार्ट करें। मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है इंशाल्लाह एफसीपीएस से। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चलें।